बेटा फैमिलीज जब आपस में मिलजुल के रहती हैं तो बाकी सारे लोग कंसर्न्ड हो जाते हैं जब कोई मसला हो। तो ये सिर्फ कंसर्न्ड है। आपसे अम्मार ने ऐसा कहा है? हाँ, उसने कहा है। उसने कहा कि तुम उसकी जिंदगी को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। मैंने तो उससे पहले भी कहा था कि तुम दोनों आपस में नहीं चल सकते, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। अब देखो ना, पछता रहा है। आपको भी यही लगता है कि सारा कसूर मेरा है? देखो फातिमा, तुम्हें शादी के बाद अपने आप को थोड़ा सा बदलना चाहिए था। शादी से पहले चीजें फर्क होती हैं। आदमी जो है लड़कियों की चोंचली भी उठा लेते हैं, उनके टैंट्रम्स भी सुन लेते हैं, लेकिन शादी के बाद उनसे बर्दाश्त नहीं होता। उनको शादी के बाद एक प्योर हाउसवाइफ की जरूरत होती है, और तुम काम में इतनी मसरूफ हो, तुम उसको टाइम ही नहीं दे सक रही। तो उसको चिढ़ तो चढ़ेगी ना। और ये रिश्ता निभाने के लिए औरत को थोड़ी सी कुर्बानी देनी होती है। आपको क्या लगता है कि मैं कुर्बानी देना नहीं जानती? औरत जिस भी कल्चर में हो, सबसे ज्यादा कुर्बानी औरत ही देती है, सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस औरत ही करती है। लेकिन तुमने अपने आप को बदला नहीं है। अगर तुमने अमार के साथ ये रिश्ता चलाना है तो तुम्हें अपने आप को थोड़ा बदलना होगा। और मैं कितना बदलूं अपने आप को? हालांकि आपसे किस तरह बात कर रही है, वो भी मेरे सामने। इसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे ऐसे बात करने की? नताशा शट अप। तुम दोनों एटलीस्ट चुप कर जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। और तुम चुप करके बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए प्लीज। फातिमा, तुम मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो? मैंने क्या जानना है? आपका बेटा चाहता है कि उसके आने से पहले मैं इस घर से चली जाऊं। मेरे ख्याल में तुम्हारा ये डिसीजन बिल्कुल सही है। तुम लोग आजकल इतनी बहस कर रहे हो कि अगर थोड़ा सा डिस्टेंस रखोगे शायद तुम लोगों को समझ आ जाए कि मसला क्या है। तुम्हें मौका मिल जाए अपने आप पे कंसंट्रेट करने का और उसको समझने का। और मुझे पता है जब अमार का गुस्सा ठंडा होगा वो खुद ही तुम्हें लेने आ जाएगा। आज मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। खाला जान, जाने दें इसे, हमारा आता ही होगा, गुस्से हो जाएगा इसे देख के। मैं ड्राइवर से कहती हूँ तुम्हें छोड़ा है। नहीं ममा, आई विल मैनेज माई सेल्फ। आप बस अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। खैर से जाओ। हालांकि किस तरह से आपसे बात कर रही थी, मतलब इसको बिल्कुल भी तमीज नहीं है। उसके बाद फिर इसने मोटे मोटे मगरमच्छ के आंसू भी ऐसे निकाल लिए और आपको शीशी में उतार दिया। आप भी ना इतनी भोली हैं। बेटा ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा तरस तो आता है इस पे। मैं किसी को रुखसत होते देखती हूँ तो मेरा बड़ा दिल बैठने लगता है। मैं अब किसी को खोना नहीं चाहती। खाला, आप ये बात क्यों भूल रही हैं कि ये हमारी अपनी नहीं है, ये पराई लड़की है। ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, ऊपर से कोई समझ नहीं आ रही है, बहुत बड़ी फसादन है। मुझे नहीं लगता, मुझे तो उसकी आंखों में सच्चाई नजर आई है। तुम्हें नहीं लगता? आखिर वो भी किसी की बेटी है और मैं भी एक बेटी की माँ हूं। तो कभी भी नहीं चाहूंगी कि किसी की बेटी को कोई तकलीफ पहुंचे। और अमार ने इसे तकलीफ दी है। मैंने इसीलिए इसे कहा था कि तुम दोनों का आपस में जोड़ नहीं है, ये नहीं चल सकेगा, लेकिन उसने नहीं सुना मुझे। इसका अंजाम यही होना था। बस छोड़े ना ये बातें खाला, आपको अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। इस लड़के के पीछे बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, ये पूरी एक्ट्रेस है। आपको समझ ही नहीं आ रही है क्योंकि आप बहुत भोली हैं। लोग बहुत चालाक हैं खाला, समझ जाएं अब भी। कम हियर। तुम्हें क्या इशू है? अच्छा मैं बताऊं कि मुझे क्या इशू है। मिस फातिमा चैंग, विल यू मैरी मी? व्हाट? हाँ, शादी करोगे मुझसे? फातिमा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि बात बढ़े तो मैं किस्सा यहीं पे खत्म कर देता हूँ। लेकिन याद रखना, तुमने मुझे मजबूर किया है तलाक के लिए। अम्मार, ये लफ्ज दोबारा अपने मुंह से मत निकालना। और अगर तुम मुझे बर्थडे गिफ्ट देना चाहती हो तो जब मैं घर वापस आऊं तो तुम घर में नजर ना हो मुझे। समझ आई?
तुम्हारी नजर में रोमांस का क्या मतलब होता है? देखो, किसी को प्यार से देखना, मुस्कुरा के बात करना, ये सब चीजें तो कम ही हैं तुम में। मोहब्बत में रोमांस आने में ना टाइम लगता है। मोहब्बत स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करती है, और ये एहसास आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाए ना तो उसे ट्रस्ट का नाम दिया जाता है। ट्रस्ट आने में टाइम तो लगता है ना भाई, और जब ट्रस्ट आ जाए ना तो लाइफ में रोमांस खुद ब खुद आ जाती है। ठीक है, फिर मैं इंतजार करूंगा उस वक्त का जब आपकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत और रोमांस नजर आए मुझे। मामा, भाभी घर छोड़ के चली गई हैं। रज़िया ने बताया होगा। मामा, ये वाली बातें छोड़े कि मुझे किसने बताया किसने नहीं बताया, आपने ये सब कुछ होने कैसे दिया? मैं क्या कर सकती थी इसके बारे में? वो आपस में मियाँ बीवी का मामला है, और बेहतर यही होगा तुम भी इससे दूर हो, वरना मार से मार खाओगी। मामा, यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है क्या? बेटा, मुझसे क्या पूछ रही हो? अपने भाई से पूछो, जिसने इस घर को मजाक बना रखा है। पूरी दुनिया से लड़के उसने इस लड़की से शादी की, फिर 1 महीने में उसको घर भेज दिया। ये कहाँ की शराफत है? वो भी किसी की बेटी है, किसी के दिल का टुकड़ा है। जहांगीर इतने अरमान और प्यार से उसको बहू बनाकर इस घर में लेके आए थे। उनकी रूह कितनी तकलीफ में होगी। मुझे समझ नहीं आ रही इस लड़के को हो क्या गया है। एग्जैक्टली मामा, मैं भी यही कह रही। ऐसा लगता है जैसे अम्मार का ना दिमाग खराब हो गया। उसको नहीं पता कि बाबा हमेशा फातिमा को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे, और वो कभी उसको इस तकलीफ में नहीं देख सकते थे। परेशान नहीं हो, ठीक हो जाएगा। उमार को तो तुम जानती हो, उसका गुस्सा वक्त ही होता है। किस बात का गुस्सा मामा? किस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती? ऐसा क्या कर दिया है फातिमा ने जो कि वो इतना बड़ा कदम उठा रहा है? मैं क्या कह सकती हूँ? कुछ भी हो जाए मामा, पर ये नहीं होना चाहिए। आज बाबा होते तो वो ऐसा कभी नहीं होने देते। बहुत अफसोस की बात है कि हमने बाबा की अमानत का ख्याल नहीं रखा। परेशान नहीं हो। तुमने नैन्सी से पूछा? मैम, मैंने पूछा है। वो तो कह रही है कि वो रोज़ कॉलेज जाती है। अब सच क्या है, इसी बात की परेशानी है। इसमें परेशान होने की क्या बात है? उसके कॉलेज जाओ, जो सच होगा झूठ होगा सब सामने आ जाएगा। मैम, मैं चली तो जाऊँ, लेकिन ऑफिस का काम। ऑफिस के काम की फिक्र मत करो, मैं हूं ना यहाँ पे, सब हो जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है? बहन बेटियां तो सबकी एक होती है ना। तुम बस नैन्सी का ख्याल रखा करो और उससे बात किया करो। मैम, नैन्सी बहुत अच्छी लड़की है। मुझे कभी उसकी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। ये तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मैम, मैं फिर कॉलेज से होके आती हूँ। बस 1-2 घंटे में वापस आ जाऊँगी। चलो, ख्याल से जाना। थैंक यू मैम। मैडम, आर यू श्योर कि नैन्सी कॉलेज नहीं आ रही? वो सुबह ही मुझसे कॉलेज की फ़ीस लेके गई है और कह रही थी मैं कॉलेज जा रही हूँ। मेरी इवन की अभी भी उससे कॉल पे बात हुई थी। मिस अफशा, आपकी परेशानी अपनी जगह, लेकिन मुझे मेरी ड्यूटी करना मत सिखाएं प्लीज़। मेरी काबिलियत पर शक करने से बेहतर है आप नैन्सी पर तवज्जो दें और उससे खुद पूछें तो ज़्यादा बेहतर रहे। मैम, ये ठीक है, तुम जाओ। ये लीजिए, आप खुद देख लीजिए नैन्सी की अटेंडेंस, ये कितने दिन प्रेजेंट रही हैं और एब्सेंस कितने दिन। आप खुद तसल्ली कर लें ताकि आपको दोबारा कोई सवाल करना ना पड़े। मैडम, दे आर राइट, नैन्सी कॉलेज नहीं आ रही।
अब मैं क्या करूं? लेकिन मैडम मैं इस टाइम घर जाके क्या करूंगी? कोई भी नहीं होता इस टाइम घर। फर्नांडिस का पता नहीं, जॉन स्कूल होता है और नैन्सी का भी कुछ पता नहीं है। ओके मैम, मैं बात करती हूँ। लेकिन 3 मंथ्स की फ़ी पेंडिंग है, आप पे कर रही हैं या मैं नैन्सी का नाम स्ट्रक ऑफ कर दूं? नहीं नहीं मैडम, मैं कल फीस जमा करा दूंगी, नो वरीज। ठीक है। थैंक यू। हेलो, हाँ, लो अम्मार, तुम्हारी मोहब्बत की नज़र में मेरा छोटा सा नजराना। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे सिवा। तुमने बहुत गलत इमेज बनाया है मेरा अपनी नज़रों में। पता नहीं क्यों, कैसे और कब तुम्हें मुझसे इतनी नफरत हो गई कि मुझे पता ही नहीं चल सका। मैं क्यों इतनी बेखबर रही। मम्मा सही कह रही थी, कसूर ज़्यादा मेरा ही है और अब मुझे ही अपनी गलती सुधारनी होगी। अल्लाह पाक प्लीज़ मेरी रहनुमाई कीजिए। हेलो भाभी कहाँ हैं आप? मायरा, मैं ऑफिस में हूँ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप मुझे ये बताएं, आप कहाँ चली गई हैं? मैं थोड़ी देर के लिए घर से क्या गई हूँ, आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया है। ऐसे फैसले क्या रातों रात लिए जाते हैं? कूल डाउन मायरा। मायरा, ये कुछ दिनों की बात है। कुछ दिनों बाद ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आप इतना पॉजिटिव कैसे सोच सकती हैं? मुझे पता है अम्मार का, वो एक दफा एक फैसला कर ले वो उस पर कायम रहता है फिर। मायरा, फैसला तो अल्लाह का चलता है और ये मेरे रब का फैसला है। मेरा रब मुझे जिस तरह रखेगा मैं उसी हाल में खुश हूँ। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और हर चीज़ अपने मुकर्ररा वक्त पे होके रहता है। और अल्लाह के फैसले के खिलाफ जाके क्यों उसको नाराज करें। अल्लाह की रज़ा में हमें राज़ी होना चाहिए। भाभी ये सारी किताबी बातें हैं। असल जिंदगी में सेल्फिश होके जीना पड़ता है। अगर दूसरों के लिए कुर्बानियां करते हुए जीते रहे तो गुजार ली हमने अपनी जिंदगी। मायरा, तुम ये सब बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम ऑफिस कब से ज्वाइन कर रही हो। तुम्हें पता है ना कि जहांगीर अंकल तुम्हें किधर देखना चाहते थे। लेकिन मैं मामा को यूं अकेले छोड़कर। नहीं, किसने कहा कि उनको अकेला छोड़ो, बल्कि उनको भी इन्वॉल्व करवाओ। ये हमारा फैमिली बिजनेस है और इस तरह अम्मार को भी मौका मिल जाएगा कि वो अपने ख्वाब पूरा कर सके। भाभी आपके साथ क्या सलूक हो रहा है और उसके बाद भी आपको हमारी ही फिक्र है। मायरा, तुम बस अपने काम पे फोकस करो। तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर रही हो, राहील भी कल से ज्वाइन कर रहा है। ये अब तुम दोनों ने डिसाइड करना है कि कौन से पोस्ट को किसने रखना है, और अब आगे से तुम लोगों ने ऑफिस के सारे काम संभालने हैं और इस बिजनेस को अब तुमने ही आगे बढ़ाना है। और आप कहाँ हैं इस सब में?
मैं कल से ऑफिस नहीं आ रही हूँ मायरा। क्या? अगर आप नहीं आएंगी तो ये सब कुछ कौन संभालेगा? आपके बगैर सब कुछ कैसे चलेगा? चलाने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है मायरा। हम तो बस एक मोरे हैं जो कि आगे पीछे चल रहे हैं। भाभी, मेरा काम तो मुकम्मल हो गया, अब तुम लोगों का टाइम है ये। बस अब हम इस टॉपिक पे और बात नहीं कर रहे। ये मेरे और अम्मार का पर्सनल मैटर है, हम लोग आपस में खुद सॉल्व करेंगे इसे। तुम बस अपने काम पे ध्यान दो, ओके? खुदा हाफिज। भाभी, समझ नहीं आ रहा है भाभी को हो क्या गया है। हमार का तो दिमाग ही खराब हो गया है, पर ये उसका साथ क्यों दे रही हैं? समझ नहीं आ रहा। बाबा के जाते ही चीजें कितनी जल्दी बदल रही हैं। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं मौका देखते ही भाभी से बात करूंगी। कल हम कॉलेज में मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। बाय। नैन्सी, भाभी, नताशा, हाय मॉम। अरे आज तो मेरी बेटी बड़ी खुश लग रही है। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है या ये? कहीं जा रही हो तुम? बाहर आर्ट्स काउंसिल? खाला के घर। वहां जाने की क्या जरूरत है? बस वैसे ही अमार और फातिमा को लड़ते देख के मुझे बहुत मजा आता है, दिल को सुकून मिलता है। बस वही देखने जा रही हूँ। दफा करो उन लोगों को, हमारा अब उनसे क्या लेना देना। कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। और वैसे भी उनके घर पे अजीब नहुसत के साए हैं। मैं तो कहूँगी कि तुम उनके घर से दूर ही रहो। ठीक कह रही हैं आप। बस मैं भी आज ही जाऊंगी, दोबारा नहीं जाऊंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। हाँ, आपको पता है ना खाला मुझे हमेशा खाने के लिए रोक लेती हैं, पर आई ट्राई टू कम अर्ली। लेकिन अगर मुझे देर हो गई देन डोंट वेट अप फॉर मी। मैं फिर भी कहूँगी कि जल्दी आओ। मैं वेजिटेबल जूस बना रही हूँ, तैयार हो के आ जाओ। ओके। ये लो पानी पी लो। अब शायद इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो होना था सो हो गया। वी कांट चेंज एनीथिंग, राइट? मैम वो तो यही कहती थी कि भाभी मैं आपको कभी हर्ट नहीं कर सकती, आपके मेरे पे बहुत एहसानात हैं। फिर मेरी जो आंखों ने देखा है, मुझे उस पर यकीन क्यों नहीं आ रहा। होता है इंसान का, जब दूसरे इंसान पे उम्मीदें और भरोसा कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए ना, तो उसके टूटने पे ऐसे ही दुख होता है। मैडम, नैन्सी 4 साल की थी जब मेरी शादी हुई। मम्मी पापा के डेथ के टाइम 10 साल की होगी। वो दिन है और आज का दिन है। मैंने उसे अपने बच्चों की तरह पाला है। मैंने कभी जॉन और नैन्सी में कोई फर्क नहीं रखा, और ये बात वो भी जानती है। वो खुद मुझे कहती है कि आप मेरी माँ से भी ऊपर दर्जे पे हैं। मैं सच बोल रही हूँ मैम, वो ये सब बातें मुझे कहती है। फिर वो मुझे ऐसे धोखा कैसे दे सकती है? जब वो ये बातें समझती है तो मुझे ये तकलीफ क्यों दी उसने? मैंने उसके साथ क्या बुरा किया है मैम? काम डाउन अफशा, काम डाउन, रिलैक्स। सबके साथ कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये सब तो होता है। जिस पे सबसे ज्यादा मान होता है ना, उसी तरफ से आपको धोखा मिलता है। ये अल्लाह का कानून है। उसे नहीं पसंद है कि एक इंसान दूसरे इंसान से इतनी उम्मीद लगा के रखे। जिस पे सबसे ज्यादा मान होता है ना, उसी तरफ से आपको धोखा मिलता है। इतना उम्मीद लगा के रखना, क्योंकि ये सारी उम्मीदें, तवक्कल सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, जो कभी हमें गिरने नहीं देता, कभी टूटने नहीं देता, हमसे झूठे वादे नहीं करता,
अपने वादे का हमेशा सच्चा वही रहमान और रहीम, समझी तुम? थैंक यू मैम, आपकी इन्हीं बातों की वजह से मुझे बहुत हौसला मिलता है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। हाँ, मैं बस अभी लैंड की हूँ और एयरपोर्ट से भी निकल गई हूँ, रास्ते में हूँ। हाँ तो यूं बोलो ना कि इस्लामाबाद पहुंच गए हो। मुझे फालतू में डरा के रख दिया है तुमने। क्या मतलब है इसमें, डरने की क्या बात है? माशाल्लाह से आपने इतनी जबरदस्त रूटीन जो संभाल के रखी हुई थी। शाम 4 बजे से पहले तो आपकी आंखें नहीं खुलनी थी, तो मुझे यही लगा कि कहीं तुम्हारी फ्लाइट ना मिस हो गई हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी तारिक से कुछ ज़्यादा डिटेल में बात हुई है, तो तुम एक एक चीज़ की मेरी खबर रख रही थी। हैं, रुको, हमारे से शिकायत करनी पड़ेगी कि लड़की को कंट्रोल में रखे, लड़की आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। चलो तुम ध्यान से घर जाओ और आराम करो। अच्छा, मैं अभी सीधा ऑफिस आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। ओहो, मैं ऑफिस से निकल रही हूँ, अभी घर जाना है मैंने। अच्छा ठीक है, अगर तुम ऑफिस से निकल रही हो तो हम कहीं बाहर मिल लेते हैं, किसी कॉफ़ी शॉप में। राहील प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम पहले घर जाओ, अंकल आंटी से मिलो, हम कल मिलेंगे। नहीं फातिमा, मेरा इस वक्त सबसे पहले तुमसे मिलना ज़रूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़। राहील अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ। ओके, सी यू। ओके, खुदा हाफिज। माय गॉड काला, शुक्र है, आई एम सो हैप्पी। चाइनीज से तो जान छूटी है हमारी। आप अमार को राजी करें, मैं तब तक अपना रिश्ता ख़त्म करवाने के लिए अम्मी से बात करती हूँ, ठीक है? नताशा, तुम इस हद तक गिर सकती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अमार, क्या हुआ अमार? मैंने कुछ गलत कहा है क्या? तुम खुद ही तो कह रहे थे उस दिन के फातिमा से तुम तंग हो, पछता रहे हो और तलाक लेना चाहते हो। नताशा, माइंड योर ओन बिजनेस। आई डिडंट से कि मैं उससे तलाक लेना चाहता हूँ, और फर्ज करो मैं उससे तलाक भी लेना चाहता हूँ तो मैंने ये कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? तुम्हें एक बात नहीं समझ आ रही, मैं कभी तुमसे शादी ना करना चाहता था, ना करना चाहता हूँ। तो वो जो उस दिन तुमने मेरे साथ इतना वक्त गुजारा, मेरी इतनी तारीफें की, वो प्यार नहीं और तो क्या था? नताशा, वो हमदर्दी थी, लेकिन तुम इतनी बेवकूफ हो, तुम ये समझ नहीं सकी कि हमदर्दी क्या होती है और मोहब्बत क्या होती है। लेकिन तुम क्या समझोगे? तुम तो कभी अपने आप को नहीं समझ सकी, तुम मुझे क्या समझोगे? फॉर गॉड सेक नताशा, सच्ची मोहब्बत को पहचानना सीखो तुम, वरना जाया हो जाओगे तुम। अमार, अमार, अमार रुको! तुम इस तरह से बार बार मुझे जलील करके रिजेक्ट नहीं कर सकते। This is enough. खाला, खाला, आपने देखा मुझे क्या क्या बोल के चला गया और आपने उसे कुछ कहा ही नहीं है। How could you do this? क्या कहूँ नताशा, तुमने मुझे कुछ बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा। मेरे ही बेटे की नजरों में मुझे गिरा दिया। मैंने आपको कुछ कहने के काबिल नहीं छोड़ा। आप नहीं चाहती कि मैं आपकी बहू बनूं? बेटा, मैं चाहती थी, बिल्कुल चाहती थी, लेकिन जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। अब वो शादीशुदा है, मैं उस लड़की की सास हूँ। सास माँ के बराबर होती है। मैं उसका घर बर्बाद करके उसकी तलाक करवा के एक और बहू को यहाँ ले आऊं, ये माँ कहलाने के लायक नहीं है। और मैं कम से कम ऐसी नहीं हूँ। बेहतर ये होगा तुम अभी और इसी वक्त इस घर से चली जाओ, वरना ये ना हो कि तुम दोनों माँ बेटियों की वजह से मेरा इंसानियत से दिल उठ जाए। खाला, आप बहुत गलत कर रही हैं। मत भूलिए कि आप ही हैं वो जिसने मेरे जहन में ये बातें डाली हैं। आप ही ने मेरी अम्मी को मनाया था। तसल्ली से जाके अपनी माँ से पूछो कि इसके पीछे किसका हाथ है। ये सारी की सारी साजिश उसकी है। वो दौलत की लालची थी। उसको मैंने अपनी इकलौती बहन समझ के हमेशा आगे रखा, हमेशा उसकी गलतियों को माफ किया। जब मुझे पता भी था कि ये सब कुछ कर रही है, मैंने सब कुछ दरगुजर किया। लेकिन अब नहीं, अब मैं अपने बच्चों के खिलाफ एक भी बात नहीं सुनूंगी, और मैं उनको भी इजाजत नहीं दूंगी वो किसी के बारे में कुछ ऐसी बात करे। लेकिन अमार फातिमा को पसंद नहीं करता। वो दोनों इस काबिल नहीं है कि वो साथ गुजारा कर सके। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? वो आपकी बहू बनने के लायक नहीं है। बेटा, ये बात तुम्हारे डिसाइड करने वाली नहीं है। प्लीज अपने आप पे कंसंट्रेट करो। बेटा, अपनी माँ की तरह दूसरों से जलने के बजाय अपने हिस्से पे खुश हो। बी हैप्पी विद योरसेल्फ।
हद हो गई है, हद हो गई है। आई कांट बिलीव यू एंड आई कांट बिलीव योर फैमिली। सब झूठे हैं यहाँ पे। मुझसे इतनी देर आप लोगों ने झूठ बोला, पता नहीं मैं ही बेवकूफ हूं कि मैंने आप लोगों से उम्मीद लगा के रखी। मुझे यकीन नहीं आ रहा फातिमा, ये सब कैसे हो गया। जहांगीर सर हम सबको छोड़ के चले गए। अभी कुछ दिनों पहले तो मैं इन सबको हंसता बसता छोड़ कर गया था। तुम कुछ दिनों की बात कर रहे हो राहील। हमें अपने अगले लम्हों का कुछ नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। इतनी बड़ी क़यामत आगे गुजर गई और मुझे पता भी ना चला। ये पछतावा मुझे सारी जिंदगी रहेगा फातिमा। बेखबर तो हम सभी है राहील। हमें क्या पता कि हमारे नसीब में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। जिंदगी और मौत तो सब अल्लाह ताला के हाथ में। तुम इस वक्त अपने आप को गिल्ट में मत डालो। हमें तो इस वक्त जहांगीर अंकल के लिए दुआ करनी चाहिए ताकि उनको और उनकी फैमिली को सब्र मिले। मैं कैसे ना डालूं खुद को गिल्ट में फातिमा। मैं अगर यहाँ पर होता तुम सबके साथ तो एटलीस्ट तुम लोगों का सहारा तो बनता। हमारे लिए तो अल्लाह ताला का सहारा ही काफी है। वही है जो हमें सब्र अता करता है, वही है जो हमें इन मुश्किलों से निकालता है। और इस वक्त हम अपने लिए ना सही तो अम्मार और मायरा के लिए मजबूत रह सकते हैं, क्योंकि जहांगीर अंकल के कुछ ख्वाब थे जिनको हमने पूरा करना है। हम सब एक साथ चलेंगे तो ये चीज मुकम्मल हो सकती है, वरना तो। सही कह रही हो। आई डिडंट से कि मैं उससे तलाक लेना चाहता हूं, और फर्ज करो मैं उससे तलाक भी लेना चाहता हूं तो मैंने ये कहां कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम्हें एक बात नहीं समझ आ रही, मैं कभी तुमसे शादी ना करना चाहता था, ना करना चाहता हूं। तो वो जो उस दिन तुमने मेरे साथ इतना वक्त गुजारा, मेरी इतनी तारीफें की, वो प्यार नहीं और तो क्या था। नताशा वो हमदर्दी थी, लेकिन तुम इतनी बेवकूफ हो, तुम ये समझ नहीं सकी कि हमदर्दी क्या होती है और मोहब्बत क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, कुछ ज़रूरी बात करनी थी। जी बोले। जहांगीर साहब ने अपनी विल लिखवाई थी। क्या मतलब? डैड ने विल लिखवाई थी? जी, वैसे तो हमारे मुल्क के कवानीन के मुताबिक वसीयत की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन आप सबके इल्म में लाना ज़रूरी था कि जहांगीर साहब की आखिरी ख्वाहिश क्या थी। आखिरी ख्वाहिश? मैं कुछ समझा नहीं। जी, यही समझाने के लिए फ़ोन किया था। चलें ठीक है, आप घर पे आ जाएं, मॉम वहीं पर होंगी। नहीं, मामला काफ़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। ठीक है, आप कल घर पे आ जाएं। मैं मज़ीद लेट नहीं करना चाहता, हमें आज ही मिलना होगा। ठीक है, फिर रात को 8 बजे तक आप घर आ जाएं। जिया का होना भी बहुत ज़रूरी है। फातिमा शायद शाम को अवेलेबल ना हो, मैं भी एक जगह पे पहुंचा हूँ, एक काम था मुझे, तो मैं आ जाऊँगा। थोड़ा वक्त निकालिए, ये भी ज़्यादा ज़रूरी काम है, वरना मैं ज़िद ना करता। अच्छा, लेकिन आप इतने परेशान क्यों हैं? चले ठीक है, आप घर आ जाए, मैं फातिमा से कांटेक्ट करके कह देता हूँ कि वो भी घर पे आ जाए। ओके देन, सी यू। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं रात को 8 बजे। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि लाइक हम लोग दीन और दुनिया को, इन दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर कैसे चल सकते हैं। लाइक हमारी डेली रूटीन जो है वो इतनी ज़्यादा बिजी होती है, कॉलेज वगैरह और घर वगैरह, तो हम लोग कुरान पाक को मतलब के साथ कैसे सीख सकते हैं इस बिजी रूटीन में। सबसे पहले तो ये कि आप सबको वेलकम, खुशामदीद। मैं इस तरह के इंटरेक्टिव सेशंस करता रहता हूँ। तो जैसे हम आम जिंदगी में हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, उसकी भी कोई वजह है। वो हम इसलिए रखते हैं क्योंकि कुरान मजीद में वो अल्लाह का हुक्म है। इसी तरह कभी आपने कुरान मजीद को और उसके और दीगर अहकामात को अपनी ज़िंदगी से कभी रिलेट किया, आवाज़ना किया? अल्लाह की किताब कुरान मजीद क्या सिर्फ आखिरत की कामयाबी के लिए, या हम दुनिया में भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? तो क्या हमने फ़ायदा उठाया? आपको पता है
अल्लाह की किताब में एक एट्रीब्यूट है जिसे फुरकान कहते हैं, जिसका मतलब है क्राइटेरिया ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत की तमीज़। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को हुदल लिल नास कहा, इंसानों की हिदायत के लिए। इंसान दुनिया में हर जगह है, तो क्या हमने कभी अपनी ज़िंदगी का क्राइटेरिया ऑफ राइट एंड रॉन्ग अल्लाह की किताब से लिया? हर मामले में। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई फ़ोन हो, कोई टेलीविज़न सेट हो, कोई फ्रिज हो, कुछ भी हो, उसके साथ एक बुकलेट आती है, उसे कहते हैं ओनर्स मैनुअल। तो हम उस डिवाइस को उस बुक के हिसाब से ऑपरेट करते हैं। तो कुरान मजीद हम इंसानों की ओनर्स मैनुअल है, जिसके मुताबिक अगर हम चलेंगे तो ज़िंदगी में कामयाबी नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं। आपने नोट किया होगा, जैसे ज़िंदगी में, ये सवाल मैं पूछूंगा आपसे एक दफ़ा फिर, कि आप में से कौन कौन ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है? हम चाहेंगे सब। मैं भी। कौन नहीं चाहता है कि एक अच्छा करियर हो, पैसा हो, फैमिली हो, खुशियाँ हो बहुत सारी, राइट? अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप ज़िंदगी में सिर्फ कामयाबी चाहते हैं या एक कामयाब ज़िंदगी चाहते हैं? कामयाब जिंदगी। मकसद कामयाब ज़िंदगी। कामयाब ज़िंदगी मतलब कि हर चीज़ कामयाब है, फैमिली भी अच्छी, खुशी भी, इंसान मुतमईन हो, कारोबार भी अच्छा हो, करियर भी अच्छा हो। दैट इज़ अ कंप्लीट लाइफ। वरना बहुत जगह आपको देखने मिलेगा कि लोग पैसा तो कमा लेते हैं मगर ज़िंदगी में सुकून नहीं है, इखलाक नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, बेचैन रहते हैं लोग, सब कुछ होने के बावजूद, नींद नहीं है बिस्तर होने के बावजूद। इसीलिए आप देखें, जब आप क्वालिफिकेशन दुनिया में हासिल करते हैं, डिग्रीज लेते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे बैठते हैं, तो लोगों के डिज़ास्टर्स हो जाते हैं बिकॉज उनकी शख्सियत के रिएक्शन की वजह से। आपने देखा होगा रेज्यूमेस पे लिखा होता है, सीवीज पे लिखा होता है एक कि आपके इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं। इसका मतलब एक इंसान की क्वालिफिकेशन है और एक इंसान की शख्सियत है। अगर आप दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद को समझ के पढ़ें और उसको अपनी ज़िंदगी से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से बुनियादी अहकामात को रिलेट करें और उनका जवाब ढूंढें। क्या आप जानना नहीं चाहते कि हम इस दुनिया में क्यों आए? आने का मकसद क्या है? क्या सिर्फ पैसे कमाना है या दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी है? तो इसका मतलब है कि हमें ईमानदारी के साथ अपनी दीनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, तभी हमें दुनिया में कामयाबी मिलेगी। पहली बात तो ये कि इल्म हासिल करें। दूसरी बात यह कि हम छोटी से छोटी चीज़, चाहे हम कोई गाड़ी क्यों ना ख़रीद रहे हों, हम उसे चेक कराते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक कराते हैं। तो क्या हम इतना वक्त नहीं निकाल सकते कि हम चेक करें कि हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी कहाँ पर है? अगर हम उसे ग्रेजुअली अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, इल्म हासिल करेंगे और उसे रिलेट करेंगे अपनी ज़िंदगी से। कभी आपने देखा है जब कोई डॉक्टर बनता है तो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन क्या डॉक्टर अपने करियर में जाने के बाद उन किताबों को अपने साथ कैरी करता है? क्या नहीं। लेकिन उसके इल्म की जो रोशनी होती है वो नसीहत बन के उसके दिमाग में, दिल में मौजूद होती है। उसकी रोशनी में वो अपने पेशेंट को देखता है और इलाज करता है। इसी तरह अल्लाह ताला का जो इल्म है, अल्लाह की किताब का जो इल्म है, जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल मिला इस दुनिया में, जो हमारे घरों में रखा है, प्रिजर्व्ड है, जिससे हमने फ़ायदा नहीं उठाया, अगर हम उसे जानें और उसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करें तो क्या हमें कोई कामयाबी से रोक सकता है? आप खुद सोचें कि अगर हम देखते हैं ज़िंदगी में, हम किसी भी चीज़ की बेहुरमती देखते हैं तो हम उसे उठाकर एक ऊंचे मकाम पे रख सकते हैं और ताकि हम उसको इज़्ज़त दें। अगर ये अहकाम हमारी ज़िंदगी में आ जाएं एक अच्छे इंसान की हैसियत से, एक अच्छे पाकिस्तानी की हैसियत से, एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से, उस इंसान को ज़िंदगी में कभी कोई नीचे कर सकता है क्या? कभी नहीं, क्योंकि उसमें कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आज के दौर में जहाँ हम साइंस के साथ चलते हैं, हम जानते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या है, हम जानते हैं कि कौन से मुल्कों में इकॉनमी अच्छी है जहाँ हमें कामयाबी मिल सकती है, क्यों ना हम इसका फ़ैसला अपने रब के हाथ में दें, उसकी किताब को जानें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी की कामयाबी के साथ साथ एक पढ़े लिखे इंसान की तरह, जो फैमिली को लेके चलता हो, जो कारोबार ठीक से करता हो, इंसानियत के लिए, मैनकाइंड के लिए एक एग्जाम्पल बने, ताकि लोग हमें देख के कहें कि ये वो कौम है जो अपने असूलों को, अपने दीन को लेके चलती है और साथ में कामयाब भी है। फिर खुद ब खुद
लोग आपकी बात को सुनेंगे और आपकी बात पे एतमाद करेंगे। जी सर, मेरा एक सवाल था, जैसा कि आजकल बिजनेस चलाने के लिए झूठ बोला जाता है, तो क्या ये सही है? हमें इसको कैसे सही करना चाहिए? आपको मैं एक बड़ी अच्छी बात बताऊं कि आज के दौर में जहाँ तरफ आपको बेईमानी नज़र आती है, मफादात, लोग इंडिविजुअल ज़्यादा सोचते हैं, कलेक्टिव कम सोचते हैं। इस दौर में भी अगर कोई वाकई में ईमानदार हो और क्रेडिबल हो, इस दुनिया की किसी नेमत का दरवाज़ा उसके लिए बंद नहीं है। आप अपने असूलों पे चलें, अल्लाह पे उसके अहकामात के साथ तवक्ल करें और अपनी मेरिट पे रहें। कामयाबी आपके कदम चूमेगी, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। और आप साथ साथ मुतमईन भी रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ये कुरान में कहते हैं कि जो इत्मीनान है वो अल्लाह की नसीहत में और ज़िक्र में। उसे आजमाएं, आपको हर नेमत भी मिलेगी और दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी मिलेगी। और वो काम भी हम कर सकेंगे जो पैगाम हमें इंसानियत तक पहुँचाना है, कि कुरान मजीद की हिदायत पे चल के कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनता, कोई टेररिस्ट नहीं बनता, बल्कि एक बैलेंस इंसान बनता है जो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न भी होता है, अपने मुल्क की भी कदर करता है, अपनी फैमिली की भी, और अपने माशरे में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाह, आपके सारे सेशंस में बहुत एंजॉय करती हूँ। सुभान अल्लाह। फातिमा, मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक का सेशन आप कंडक्ट करें।